और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, या फिर आप कोई नया ट्रेड लेना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आप सवाल भी पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022233334। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि कृषि कानूनों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 86% किसान संगठन या किसान आप कह लें कृषि कानून के पक्ष में थे। ये बात ये फार्म पैनल ने कही है और ये कहा है कि कृषि कानूनों के पक्ष में 73 में से 61 किसान संगठन थे। तो इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ फार्म पैनल के मेंबर अनिल घनवट साहब जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये जो रिपोर्ट में आप लोगों ने कहा है कि 86% किसान संगठन कृषि कानून के पक्ष में थे, क्या आपने इन सारे संगठनों से बात की है? इसका आधार क्या है सर इस रिपोर्ट का? हेलो जी, सुन रहा हूं सर। हाँ, फिर एक बार सवाल थोड़ा डिस्टर्बेंस था। मैं कह रहा हूं सर कि किसानों से जो आपकी बात हुई, मतलब आपने अलग अलग संगठनों से बात की, एक्चुअली निचोड़ क्या है, क्या बातचीत हो पाई आपकी? निचोड़ तो ये रहा, सिर्फ किसान ही नहीं, जो बाकी के भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका कहना यह है कि जो कानून अभी भारत में है वो बदलने चाहिए। किसानों को मंडी की आजादी, तकनीक की आजादी मिलनी चाहिए। ये इस पूरे एक्सरसाइज का निचोड़ था। जो कानून अभी देश में है वो किसानों का शोषण करने वाले हैं। ये कानून चले जानी चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छा। कृषि सुधार होने चाहिए, ये सबका कहना था। अच्छा, तो आपने जो जिन किसान संगठनों से बात की और जिन संगठनों ने ये बात आपको कही, ये सर डॉक्यूमेंटेड है? मतलब आप लोग रिपोर्ट इसको और सार्वजनिक कर रहे हैं क्या कि किन किन संगठनों से आपकी बात हुई और उन्होंने क्या क्या कहा? ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है सर। हमारे मीटिंग का हर एक मिनट वीडियो रिकॉर्डेड है। अच्छा। और जो भी हमारा डेडिकेटेड पोर्टल था उस पे जो भी फीडबैक आया वो भी है। करीब करीब 2000 ईमेल्स आए हैं, वो भी हमारे वो उसमें शामिल है। जिसके पास भी वो होगा वहाँ वो मिल सकता है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी हमारे मन से लिखा गया नहीं है। अच्छा। एक अक्षर भी, एक आंकड़ा भी इसमें झूठ नहीं है। नहीं, ठीक बात। अच्छा, एक बात सर आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब 86% किसान कृषि कानून के पक्ष में थे, तो मतलब ये हुआ कि जो विरोध में थे उनकी संख्या बहुत कम थी, 16%, 14%। तो 14% किसानों की वजह से ये आंदोलन इतना लंबा चला और फिर इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। जो लोग सपोर्ट में थे वो मुखर क्यों नहीं थे? इस पर कुछ बात की आप लोगों ने कि वो लोग सामने क्यों नहीं आए जो सपोर्ट में थे उस वक्त जब ये आंदोलन चल रहा था? नहीं, एक बात यह है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठन थे उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो इसके कारण जो सपोर्ट करने वाले हैं उनकी परसेंटेज बढ़ गई, ये तो मैं मानता हूँ। अगर ये आते तो ये 14% के बजाय 20, 25, 30% भी हो सकता था और सपोर्ट करने वाले कम हो सकते थे, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन ये गलती एसकेएम के नेताओं की है। दूसरी बात यह है कि जो सपोर्ट करने वाले वो क्यों नहीं आए? सपोर्ट करने वालों में से सबसे बड़ा संगठन तो हमारा था, शेतकरी संगठन। अच्छा। महाराष्ट्र का। और हमारी राय ये रही कि हम किसानों के खिलाफ किसान खड़ा है ऐसा दृश्य नहीं तैयार करना चाहते थे, क्योंकि हमें सभी किसानों को साथ लेके जाना है। जो किसान वहाँ बैठे थे बॉर्डर पे, उनको तो झूठ मूठ का बतलाया गया था और उनको मिसलीड करके वहाँ पे बिठाया गया था। उनको कहा गया कि आपकी जमीनें जाएगी, कॉर्पोरेट कंपनियां इसको हथिया लेगी। उनको कहा गया कि एपीएमसी बंद होगी, एमएसपी चली जाएगी। ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं था। नहीं, ठीक बात है। और ये के लीडर जानते थे ये ऐसा नहीं होने वाला है, इसीलिए वो कहते हैं कि सिर्फ रिपील चाहिए, हम बिंदु बिंदु पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और ये बात बहुत जानना भी सबके लिए जरूरी है। और ये फाइंडिंग आपकी बहुत चौंकाने वाली है कि ज्यादातर किसान
वो कृषि कानून के पक्ष में थे, लेकिन एक माहौल बनाया गया इस कृषि कानून के खिलाफ। तो आप जरा सर बताएं हमें कि ये जो संगठन जो मतलब 73 में से आपने कहा कि 61 जो किसान संगठन है वो कानून के पक्ष में थे, तो इन लोगों ने मोर्चा क्यों नहीं, मतलब मेरी जानने में दिलचस्पी इस बात में है कि इन लोगों ने आखिर मोर्चा क्यों नहीं संभाला, क्यों मतलब ये माहौल बनने दिया गया कि सभी किसान विरोध में हैं, मतलब इस तरह का क्यों मतलब मामला पूरी तरह से अनकंट्रोल दिखा सर? इसमें बिल्कुल कुछ हुआ नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। महाराष्ट्र में हमने कानून के सपोर्ट में कम से कम 3 आंदोलन किए थे। अच्छा। कोविड का पीरियड था, फिर भी हमने छोटे छोटे ग्रुप में आके हमने ये रजिस्टर किया है कि हम इन कानूनों के साथ हैं। दूसरी बात है कि कानूनों के खिलाफ जो तबका था वो दिल्ली के आजू बाजू इर्द गिर्द 50-100 किलोमीटर में रहता है और उनको दिल्ली आना जाना, रोज घर का काम करके लोग आके यहाँ बैठते थे, घर जाते थे। 1000-1200 किलोमीटर में से लोग यहाँ लाना कोई मामूली बात नहीं है। और अच्छा। जो सपोर्ट करने वाले हैं उनकी ताकत भी हम दिखाएंगे। 2 अक्टूबर को दिल्ली में बहुत बड़ा गैदरिंग होता, कम से कम 1 लाख किसान जो रिफॉर्म चाहते हैं, जो कानून में बदलाव चाहते हैं, वो दिल्ली आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहेंगे। अच्छा। फिर देखते हैं कि पक्ष में कितने हैं और उसके खिलाफ कितने हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात घनवट साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये तो बात होगी, चलिए पक्ष में कौन थे विपक्ष में कौन थे। एक पूरे आंदोलन के दौरान ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया था, एमएसपी का मुद्दा, और ये भ्रम किसानों के बीच फैलाया गया था कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, एपीएमसी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये भ्रम फैलाया गया था। हालांकि कानून में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था, सरकार बार बार ये बात कहती रही कि एमएसपी है, आगे भी रहेगी, एपीएमसी का सिस्टम भी रहेगा। तो आप लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं क्या एमएसपी के सिस्टम के ऊपर और एपीएमसी के ऊपर? बिल्कुल दिए हैं। हमने इसमें ये कहा है कि भारत देश की जो बफर स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, हमारी पीडीएस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो अनाज है वो हम एमएसपी में लेंगे। लेकिन ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट जो होती है वो नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से जरूरत से ज्यादा स्टॉक्स हमारे पास पड़े हैं, उसको रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर गोदाम व्यवस्था नहीं है, तो बारिश में भीग रहा है, सड़ रहा है, चूहे उसको खा जा रहे हैं। तो जितना चाहिए उतना खरीदेंगे, तो बाकी बचा हुआ जो पैसा रहेगा वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज करेंगे। मतलब आपने ये कहा कि गेहूं और धान की खरीद कम की जाए? गेहूं और धान की उपज ही कम की जाए। लोग अच्छा। दूसरे सब्जी फल ये फिशरीज की तरफ मुड़े, पोल्ट्री की तरफ मुड़े, डेयरी की मुड़े और दूसरे फसलों की तरफ जाए। सिर्फ गेहूं और चावल उगाने से पंजाब का जो वाटर लेवल है बिल्कुल डिप्लीट हो रहा है, वो डेंजर जोन में आ चुका है। अच्छा। अगर इसी तरह से पंजाब का किसान चावल उगाता रहेगा तो कुछ ही साल में ये तो डेजर्ट बन जाएगा। हाँ, ये बात तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये बात कही है, और ये बात देखिए, ये बात फैक्ट भी है कि क्योंकि अभी हमारे देश में जो हमारी डिपेंडेंसी है वो एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। दालों का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, खाने के तेल का इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि अनाज का सरप्लस है, और सरकार के लिए मजबूरी हो जाती है कि एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद करे। कई बार तो अनाज सड़ जाते हैं, ये रिपोर्ट भी हमने देखी है। तो ये बात ठीक है कि क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाए, मतलब अनाज से दलहन की तरफ शिफ्ट किया जाए, तिलहन की तरफ शिफ्ट किया जाए। सर एक बात बताइए घनवट साहब, ये सुझाव तो आपके, लेकिन चूंकि पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा इस आंदोलन थे, तो क्या वहां के किसान संगठनों से आपने बात की, और क्या वहां के भी कुछ संगठन ऐसे थे या हैं जो इस कानून के पक्ष में थे? हाँ, पंजाब हरियाणा के? हाँ बिल्कुल है। वहाँ का जो भारतीय किसान यूनियन है, मानगुट है, वो हमारे पक्ष में है, और भी 2-3 है, मुझे अभी नाम याद नहीं है उनके, लेकिन वो है। और मैं पंजाब में जाऊंगा 2 अक्टूबर से पहले 1 महीना में पंजाब हरियाणा के इन क्षेत्रों में जाऊंगा। किसान नेताओं से बात करेंगे, जो एसकेएम में है उनसे भी बात करेंगे, और उनको कन्विंस करेंगे कि भाई देश के किसानों के लिए क्या अच्छा है, उस रास्ते पे हम जाएंगे। उनके अगर सुझाव है कुछ तो उनको भी मानेंगे। एमएसपी कानूनन करना है तो करिए, लेकिन पहले किसानों के हाथ पांव में डाली हुई बेड़ियां तोड़ दो। अच्छा, एक बार घनवट साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या एमएसपी को
कानूनी गारंटी देनी चाहिए, आप इसके पक्ष में हैं? और इस हालत में अगर कानूनी गारंटी देंगे तो ना किसान का हित होगा ना देश का हित होगा। अच्छा। अगर आपको कानूनी गारंटी देनी है तो पहले भारतीय कृषि सेक्टर को खुला कर दो। जो इंटरवेंशन सरकार करती है वो बंद कर दो। अभी गेहूं के दाम 2500 के ऊपर जा रहे हैं, एमएसपी 1650 रुपया है। अगर किसान को 250 रुपए मिल रहा है और सपोज ये एक्सपोर्ट बैन लगा देती है कल सरकार, तो फिर एमएसपी पे आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम है वो किसान को मिलने दो। आपको अगर पीडीएस के लिए भी चाहिए तो ओपन मार्केट जो दाम दे रहा है वो खरीदो। नहीं, ओपन मार्केट में नहीं गणवट साहब, आप सवाल को आप मतलब चाहे तो मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाया या आप ठीक तरीके से समझ नहीं रहे हैं। एमएसपी का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में ना बेच पाए। एमएसपी से अगर ऊपर किसानों को भाव मिल रहा है तो वो ओपन मार्केट में बेचेगा, उस पर कहीं रोक नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मौजूदा स्थिति में जबकि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है और बहुत सारी फसल ऐसी है जो एमएसपी के दायरे में नहीं है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी मुमकिन है या आपको लगता है कि ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने में से बहुत दिक्कत आएगी? नहीं, ये अनइम्प्लीमेंटेबल है, बिल्कुल अनइम्प्लीमेंटेबल है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एमएसपी देनी है तो दलहन को दो, तिलहन को दो, सिर्फ गेहूं और चावल को क्यों? तो इनको अगर ज्यादा पैसे मिलते हैं तो पंजाब का किसान वो करेगा ना। तो ये मेरा कहना है। और ओपन मार्केट की बात मैंने कही है कि अगर ये क्या हो रहा है, ये एमएसपी की वजह से अब गेहूं के अगर दाम बढ़ते हैं तो जो फ्लोर मिल का लॉबी होता है, बेकरी का इंडस्ट्री होता है, ये सरकार पे दबाव बनाते हैं कि ये दाम एमएसपी तक ही सीमित रखो। ये सोयाबीन के बारे में हुआ, ये कपास के बारे में हो रहा था। सोयाबीन को कमोडिटी मार्केट में से निकाल दिया, सोयाबीन में स्टॉक लिमिट्स लगा दिया और 8,500-9 हजार में बिकने वाला सोयाबीन 5-6 हजार तक लाया गया नीचे। अब गेहूं के अगर दाम बढ़ रहे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से और वो 2,500-3,000 तक जाते हैं तो देख लीजिए स्टॉक लिमिट्स लगेंगे, एक्सपोर्ट बैन होगा। तो ओपन मार्केट जो ऑफर कर रहा है वो हमें मिलने दो। सिर्फ एमएसपी पे तक ही हमें सीमित रखना ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये तो बाकी व्यवहारों में मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, तो हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों? लेट अस गेट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसी और चीज के लिए एमएसपी है क्या, बताइए मुझे। उनको क्यों नहीं, मोबाइल को क्यों नहीं है, फोन को क्यों नहीं है, पानी की बोतल को क्यों नहीं है, तो सिर्फ इसको क्यों है? ओके, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया घनवट साहब आपका डिटेल में इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए और बताने के लिए कि क्या सुझाव आप लोगों ने दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की कि एग्री मार्केट में क्या एक्शन रहा है। जैसे आज देखिए आप, जीरे में अच्छी तेजी रही है, ग्वार के दाम बढ़े हैं। हमारे साथ अमित खरे इस वक्त जुड़े हैं, गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड के टेक्निकल एनालिस्ट, और साथ ही राजीव जी हैं ट्रस्ट लाइन के, और सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप सभी का बहुत स्वागत है। बताइए अमित जी, शुरुआत जीरे से, क्या जीरे में ये मान लिया जाए कि गिरावट के बाद एक बार फिर से तेजी शुरू हो गई है? जी मजनूर भाई, थैंक यू। जीरे में हमने देखा कि आज लगभग 2.5% की तेजी रही, 550 के आसपास प्राइस तेज रहे। निचले हिस्सों से बहुत ही अच्छी रिकवरी इसमें देखने को आई। चूंकि जीरे के फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो फ्रेश लेवल की अगर मैं बात करूं तो जीरे में 21,000 का भाव के आसपास जैसे ही मिलता है तो वहां पे ट्रेडर्स को फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। अच्छा। अभी शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है 22,000 से लेके 22,200 तक के भाव इसमें आसानी से मिल सकते हैं। ओके। और ट्रेडर्स को इसमें 20,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ठीक है। और ग्वार पर आपका व्यू, ग्वार में क्या किया जाए? ग्वार सीड में भी जैसे अभी पिछले 2 हफ्ते पहले इसने 5750 के आसपास का एक लो बनाया था, वहां पे इसमें जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। अभी इसका मौजूदा भाव 6100 के आसपास है, तो मौजूदा भाव पे इस पे खरीदारी करनी चाहिए। अप्रैल वायदे की बात कर रहा हूँ। ऊपर में 6,480 6,500 तक के इसके भाव एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकते हैं और 5,900 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है। कैस्टर और कॉटन केक, यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी? कैस्टर के लिए मैं अभी थोड़ा सा वेट कराऊंगा। कैस्टर का ट्रेड अभी ट्रेडर्स को रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर डिप्स 7100 के आसपास अगर मिले तो वहां पे बाइंग का ट्रेड लिया जा सकता है। अभी 7300 के आसपास बाइंग का ट्रेड इग्नोर करना चाहिए।
कुक्कड़ के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, नीचे में 3050 से इसमें भी बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। अभी 3240-50 के आसपास इसका भाव है बंद का। तो 3220 के आसपास जैसे अप्रैल का कुक्कड़ मिलता है तो इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। आगे भाव 3400 से लेकर 3500 तक के इसके टारगेट रहेंगे और 3140 रुपए के नीचे का इसमें एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पोजिशनल ट्रेडर्स को अगर कोई पोजिशनल ट्रेड भी करना चाहे तो इसमें आगे 3600 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी मित्र, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में बात करने के लिए एग्री मार्केट पर। अब हम बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भाव हो रहा है, पहले तेज़ी फिर गिरावट फिर रिकवरी। तो राजीव जी बताइए क्रूड में अब यहाँ से क्या होगा, क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आज क्रूड में एक उछले स्तरों से हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी और उसके बाद बाजार अब एक रिकवरी मोड में। मुझे लगता है इस रिकवरी में बिकवाली का ट्रेड लेना एक अच्छी रणनीति रहेगी। 8460 के आसपास क्रूड में बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 8580 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट रहेगा मृत्युंजय जी 8200 का। 8150 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट की तरह अभी तक एक्ट कर रहा है। अगर बाजार 8150 के स्तर को ब्रेक करता है तो मृत्युंजय जी एक बार बाजार जो है 7950 तक भी और नीचे में फिसल सकता है। और क्रूड में जो भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करें उसमें डेफिनेटली एक प्रोटेक्टिव पुट लेके चलें या कॉल का कवर लेके चलें। अगर शॉर्ट करके चल रहे हैं तो कॉल से कवर करें अपने आप को। ठीक है। और अगर शॉर्ट का ट्रेड कैरी करना है तो पुट बाय करके कैरी करें। ओके, अच्छा सचिन जी, आज के लिए गोल्ड और सिल्वर ये दोनों काउंटर आपको ट्रेड के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी बिल्कुल, अगर आज के ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जो है वो बाय साइड में हमें नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि गोल्ड में एक अच्छी बैट यहाँ पर लगाई जा सकती है। 51500 51450 के आसपास के अगर लेवल्स गोल्ड में मिलते हैं तो वहां से एक बाय पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में 51300 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा, बिकॉज लास्ट 3 डेज से जो है 51300 का सपोर्ट कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। और हायर साइड में हमें लगता है कि एक बार 51900 रुपए तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी जो लगता है हमें कि बाइंग साइड का ही जो है रणनीति यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए। 68900 के आसपास से एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 67400 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। हायर साइड में हमें लगता है एक बार 69000 69300 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, ये राय आपकी हो गई कि क्या अभी इसमें करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल में निकल की बात करते हैं। बहुत तेज गिरावट, बहुत बड़ी तेजी आई, उसके बाद बहुत तेज गिरावट का माहौल। और आज भी देखिए आप 7 से 8%, MCX पर हमने गिरावट देखी, LME पर 10% तक दाम गिर गए। तो आप जरा बताइए राजीव जी कि क्या हो रहा है निकल में, और अभी क्या मतलब दूरी रहा जाए निकल से? जी मृत्युंजय जी, अभी तो निकल से आई थिंक दूर रहना ही अच्छा रहेगा। अगर हम बायर सेलर का स्प्रेड भी देखेंगे तो उसमें भी मृत्युंजय जी करीबन 100-125 रुपए का गैप चल रहा है। तो इतने बड़े लॉट में इस गैप में ट्रेड किया ही नहीं जा सकता, बिकॉज बाय और सेल के बीच में करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का फर्क पड़ता है सीधा। तो निकल से दूर रहना अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर ट्रेंड की बात करें तो जो शॉर्ट स्क्वीज के बाद से जो गिरावट आई है, लगातार बाजार गिर रहा है और मुझे लगता है बाजार और भी नीचे आ सकता है। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो मुझे दिखती है वो 1850 के आसपास दिखती है। तो 1850 के आसपास मुझे लगता है बाजार एक बार स्टेबल हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है। अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। हरिकेश जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। पूछिए हरिकेश। श्रीकेश नाम है मेरा। हाँ जी पूछिए। मैंने एक फ्यूचर ले रखा है, एल्युमिनियम का एक लॉट ले रखा है 284 में। थोड़ा वो कॉस्टली ले लिया था, तो अभी जैसे कि 284 तो लगभग रेट पहुंच गया है, तो क्या करें? मुझे डर लग रहा है कि निकलना चाहिए, रखना चाहिए। तो सचिन जी क्या करना चाहिए इनको? मतलब इनके रेट के पास आ चुका है भाव, निकल जाए ये या बने रहें? कुछ और तेजी आप देख रहे हैं एल्युमिनियम में? जी एल्यूमिनियम का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो काफी बुलिश है, ऑल्दो फंडामेंटल्स काफी सपोर्टिव है, जिसके चलते हमने प्राइसेस में एक अच्छा एक्शन देखा है। बट वॉलेटिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है, ऑल्दो इनके लेवल के आसपास में प्राइस आ चुका है। और हमें लगता है कि यहाँ से जो है अगर ये हायर साइड में एक बार 284 के लेवल्स ब्रेक करता है तो फर्दर एक इमीडिएट ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस को ड्राइव कर सकता है टिल द लेवल ऑफ 286 तक के लिए। तो मुझे लगता है एक बार वेट करना चाहिए इनको। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा, एज वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो 280 के इमीडिएट स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन को होल्ड रखिए। 286 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, अशोक कुमार है नेक्स्ट कॉलर। पूछिए अशोक जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए।
सर मेरा सवाल है कि मेरे पास ग्वार पड़ा है जी, तो 4100 रुपये लिया मैंने जी। क्या 4100 पे? हाँ जी। अरे वाह। 2 दिन के अंदर 6400 आ सकता है जी। आपको बधाई हो, आपने बहुत सही रेट में लिया है। राजीव जी, क्या अभी और रुके ये, कुछ और तेजी ग्वार सीड में? जी मृत्युंजय जी, देखिए अगर इसको मैं थोड़ा बड़े चार्ट्स पे देखता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पर, तो एक ब्रॉडर रेंज है जिसमें 5700 और करीबन 6500 का रेंज है। तो ये वेट कर सकते हैं 6400 के दाम तक इनको मिलने की पॉसिबिलिटीज है। जब तक भाव जो है 5600 के नीचे नहीं जाते, मुझे लगता है बहुत लाइक्लीहुड पॉसिबिलिटीज है कि 6400 का दाम इन्हें मिल सकता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।